नमस्कार। अक्सर चुनावों में हम सिर्फ जीत हार की सुर्खियां सुनते हैं, है ना? पर आज हम उस शोर से परे एक निर्वाचन क्षेत्र रांची की राजनीतिक जमीन को समझने की कोशिश करेंगे। ये आंकड़ों पर आधारित एक गहरी और निष्पक्ष पड़ताल है। तो चलिए सीधे जमीन पर उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के दिल रांची की। ये वो जगह है जहां देश के बड़े बड़े राजनीतिक ट्रेंड्स यहां की जमीनी हकीकत से टकराते हैं और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इस पूरी बातचीत में हम सबसे पहले रांची की जमीनी सच्चाई को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। उसके बाद हम दशकों के डेटा से कुछ अहम पैटर्न निकालेंगे, शासन के लिए एक ठोस प्लान तैयार करेंगे और समझेंगे कि कैसे लोगों की शिकायतों को एक जनादेश में बदला जा सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे एक बड़े मकसद की। तो पहला पड़ाव, रांची की जमीनी हकीकत। आंकड़ों को समझने से पहले उन लोगों को समझना जरूरी है जिनके ये आंकड़े हैं। चलिए रांची की मिट्टी और वहां की जिंदगी को समझते हैं। देखिए, रांची की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ ये एक बढ़ता हुआ शहर है, लेकिन इसकी जड़ें वो आज भी गांव और देहात में बहुत गहरी हैं। यहीं पर शहर की परेशानियां और आदिवासी समाज के संघर्ष आकर एक हो जाते हैं, और वोटर्स का यही मिलाजुला रूप यहां की राजनीति को इतना पेचीदा बनाता है। अच्छा, अब आते हैं आंकड़ों पर, क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। वो एक कहानी सुनाते हैं, उतार चढ़ाव और नए मौकों की कहानी। 5,904, जी हां, सिर्फ 5,904 वोट। 2019 के चुनाव में जीत और हार का फासला बस इतना सा था। और यही एक नंबर हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र है। सवाल यह है कि इतना करीबी मुकाबला हुआ क्यों? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 2005 से बीजेपी यहां लगातार जीत रही थी। मार्जिन भी अच्छा खासा था, 26,000, फिर 27,000, और 2014 में तो ये बढ़कर करीब 37,000 तक पहुंच गया। लेकिन फिर 2019 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये मार्जिन गिरकर सिर्फ 5,904 रह गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये उसी कहानी को और साफ कर देता है। देखिए कैसे जीत का एक बड़ा अंतर, एक बड़ा मार्जिन अचानक से लगभग खत्म हो गया। ये एक साफ इशारा था कि राजनीतिक हवा का रुख बदल रहा है। और एक और चौंकाने वाली बात देखिए, वोटर टर्नआउट। 2014 में जहां 90% से भी ज्यादा लोगों ने वोट डाला, वहीं 2019 में यह आंकड़ा सीधे घटकर 49% पर आ गया। इतनी बड़ी गिरावट का क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि वोटर्स या तो निराश थे या फिर किसी और बदलाव का इंतजार कर रहे थे। तो सवाल यह है कि क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, ये आंकड़े दशकों से बन रहे कुछ गहरे पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। चलिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति में एक शब्द इस्तेमाल होता है, इनकम्बेंसी फटीग, या सत्ता विरोधी थकान। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई पार्टी या नेता बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो लोग बदलाव चाहने लगते हैं। ये जरूरी नहीं कि नेता ने कोई बड़ी गलती की हो, बस जनता एक नया चेहरा देखना चाहती है। और जब हम डेटा को और करीब से देखते हैं तो कुछ चीजें साफ नजर आती हैं। जैसे बीजेपी का वोट शेयर 2014 में अपने पीक पर था और फिर तेजी से गिरा। दूसरी तरफ जेएमएम का वोट शेयर लगातार बढ़ता गया। पारंपरिक वोट बैंक की बात करें तो सवर्ण और ओबीसी वोट बीजेपी के साथ जाते दिखे, जबकि महागठबंधन की पकड़ आदिवासी, दलित और शहर के युवा वोटरों पर मजबूत हुई। और सबसे जरूरी बात, अब चुनाव बड़े बड़े नेशनल मुद्दों पर नहीं बल्कि गली मोहल्ले के लोकल मुद्दों पर लड़े जा रहे थे। तो अब तक हमने समस्या को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। यहां से हम एक एक्शन प्लान, शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ेंगे। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है। तो यहां देखिए, ताकत है मौजूदा सरकार के खिलाफ थकान और एक मजबूत गठबंधन। कमजोरी है संसाधनों की कमी। मौका है युवाओं की नाराजगी और लोकल मुद्दों को उठाने का। लेकिन एक खतरा भी है, एनडीए की मजबूत चुनावी मशीनरी। और यहीं पर हमें याद रखना होगा कि हमारे लोकतंत्र में हर एक नागरिक का सम्मान सबसे ऊपर है। जानकारी के आधार पर अपनी बात रखना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, ये सिर्फ हमारा अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी है। इसी से हमारे संवैधानिक मूल्य मजबूत होते हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए एक चार तरफा रणनीति है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है। पहला, चुनावी रणनीति। उन इलाकों पर फोकस करना जहां वोटर्स असमंजस में हैं और उन्हें लामबंद करना। दूसरा, संगठन। जमीन पर पार्टी को मजबूत करना, छोटे छोटे गठबंधनों को साथ लाना। तीसरा, नैरेटिव। एक कहानी गढ़ना जो ये बताए कि शहर की आवाज दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच रही। और चौथा, संसाधन, यानी पैसे और लोगों का सही इस्तेमाल करना।
अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि लोगों की शिकायतों को, उनके दर्द को एक राजनीतिक जनादेश में कैसे तब्दील किया जाए। नौकरियां हैं नहीं और वादे सारे खोखले हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये रांची के नौजवानों के दिल की आवाज है और इसी आवाज को सुनना सबसे जरूरी है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं। सबसे ऊपर हैं बिजली की कटौती और बेरोजगारी। मतलब साफ है, लोग रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के मौकों के लिए परेशान हैं। तो इन मुद्दों पर काम करने के लिए ये है एक 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 60 दिन जमीनी काम और डेटा इकट्ठा करने के लिए हैं, फिर अगले 30 दिन अपनी मौजूदगी बढ़ाने और रैलियां करने के लिए। उसके बाद के दिनों में अभियान को और तेज किया जाता है, और आखिरी हफ्ता वो सिर्फ वोटर्स को जगाने और उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने के लिए होता है। ये एक सोचा समझा प्लान है जो धीरे धीरे माहौल बनाता है। तो आखिर में हम इस पूरे विश्लेषण को जोड़ते हैं एक बड़े मकसद से, एक ऐसा शासन जो लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा चलाया जाए। यहां यह समझना भी जरूरी है कि भारत के डेटा सुरक्षा कानून के मुताबिक हर किसी की प्राइवेसी एक बुनियादी अधिकार है। वोटर्स की किसी भी जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से ही होना चाहिए और उसका मकसद भी साफ होना चाहिए। इसी से जनता और उनके नुमाइंदों के बीच का भरोसा कायम रहता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या असली गवर्नेंस सिर्फ वो वादा है जो चुनाव के वक्त किया जाता है, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे डिलीवरी और जवाबदेही के लिए ही बनाया गया हो? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mjr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।